Bismillahirrahmanirrahim. Let me start this today's session with a brief introduction of the Indian Army. See, आर्मी जो है वो हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो काफ़ी एंशिएंट टाइम से ही बहुत ही ब्रेव और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर के उन्होंने लड़ाई की है और पीस कायम करने में मेन रोल रहा है हमारी आर्मी का. So before I come to the main points, how to enter into the Indian Army, let me throw a brief light on the history of the Indian Army. Very first thing कि armed forces का जो biggest component है वो आर्मी होती है. Armed forces जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों को मिला करके बनती है, जिसमें कि आर्मी जो है दैट इज़ द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. हालांकि तीनों फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जनरल, एयर मार्शल एंड द एडमिरल जो हैं, चीफ एडमिरल, वो उसको कंट्रोल करते हैं. लेकिन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द क्लॉज 53 रूल क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि अगर कोई वार डिक्लेयर की जाती है या कोई कन्फ्लिक्ट किस किस्म का आता है तो अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है कि वो उसको वार डिक्लेयर करें या आर्मी को ऑर्डर्स दें कि इसमें क्या रोल रहेगा उनका और किस तरीके से इसको लेके जाना है. इसकी जो ओरिजिन है यानी कि फाउंडिंग जो है उसकी 1 अप्रैल 1895 को हुई थी, यानी कि 125 साल पहले. और इसका जो रोल है वो लैंड वारफेयर का है और साइज़ इसमें तकरीबन जो है 12,37,117 जो है पर्सनल जो है एक्टिव पर्सनल है एंड मोर देन 9,60,000 जो पीपल है वो रिज़र्व फोर्स जो है इंडियन आर्मी की है. इसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और जो आर्मी का मोटो है वो सर्व बिफोर सेल्फ के हिसाब से लोग काम करते हैं, यानी कि अपने को पीछे रख करके, यानी अपने से पहले मुल्क की खिदमत करना, देश के लिए आगे बढ़ना, ये इनका मेन मकसद है. और जो कलर्स हैं इसमें गोल्ड, रेड एंड ब्लैक, जो इंडियन आर्मी का फ्लैग है उसमें 3 कलर्स आपको देखने को मिलेंगे. और आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. 15 जनवरी को एवरी ईयर आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है. और हालांकि इसके जो 1 अप्रैल 1895 को इसका फाउंडेशन हुआ था, लेकिन 15 जनवरी जो हमने इसको आर्मी डे मनाने का फ़ैसला किया गया उसकी मेन वजह ये थी कि लेफ्टिनेंट जनरल K.M. करियप्पा टुक ओवर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इन 1949. तो इस वजह से आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को ही मनाया जाता है. बेसिकली हमारा जो मेन सेटअप है इंडियन आर्मी का वो ब्रिटिशर्स से लिया गया है. यानी कि जब मुग़ल यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे तो डिफरेंट स्टेट्स इंडिया में थी और उसमें सबकी अपनी अपनी स्टेट्स की अपनी अपनी आर्मीज़ हुआ करती थी. उन आर्मीज़ में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उन्होंने उसको जो था अपना मुख्तलिफ़ जगहों पे जोड़ करके जिस तरीके से इंडिया पे कब्ज़ा करना शुरू किया था और इस तरीके से उनको ले करके फिर जब वो कोलकाता में 1776 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर ये आर्मी एक डिपार्टमेंट जो है उसको बनाया गया. यानी कि इंडियन आर्मी का जो 1776 में है एक आर्मी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे डेवलप किया था. जो रिवॉल्ट हुआ है 1857 में तो वहाँ भी देखा ये गया है कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं उन्होंने अपनी बहादुरी का बहुत मुजाहिरा किया एंड दे केम फॉरवर्ड एंड दे फॉट लाइक एनीथिंग एंड टुक ओवर इवन इन दिल्ली फोर्ट ऑल्सो एट द टाइम विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. इसके अलावा 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें एक मेन वजह ये भी थी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको इंडिया के अलावा दूर दराज की जगहों पे भी पोस्टिंग पे और लड़ाई के लिए भेजा जाता था, जो कि इंडियन फोर्सेस जो हैं उसको लड़ाई नहीं करना चाहती थी. जैसे कि बर्मा की वार हुआ, बक्सर वार हुआ या चाइना में जो वार हुई वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को जाना पड़ा. तो इसके अलावा भी साउथ अफ्रीका और दूसरी जगहों पर भी इंडियन आर्मी को भेजा गया. तो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ तो उसकी एक वजह ये भी थी, जहाँ दूसरी वजूहत थी कि इंडियन सोल्जर्स को बहुत दूर दूर भेजा जाता था. और इसके अलावा जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई 1914 से लेकर 1918 तक तो उसमें 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया और तकरीबन 1,30,000 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था इन द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1939.
तो ये तो था इसका वार के हिसाब से। लेकिन 3 जून 1947 को जो बंटवारा हुआ उसमें तो 10 बटालियंस थी। 10 बटालियंस में से 4 बटालियंस को जो था वो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ अटैच कर लिया था, और बाकी जो 6 बटालियंस बची थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3-3 बटालियंस के हिसाब से उसको बांट दिया गया था। तो बटालियंस में अच्छी खासी फोर्स रहती है, जो कि उसमें जो प्रोमिनेंट जो उस टाइम की फोर्सेस थी वो गोरखा रेजिमेंट एंड द सिख रेजिमेंट, जो कि अपनी बहादुरी के लिए भी जानी जाती थी, उसका डिवीज़न करके 3-3 रेजिमेंट्स जो थी पाकिस्तान को और 3 इंडिया को दे दी गई थी। इसमें जो फर्स्ट वार हुई इंडियन आर्मी की वो 1947 में हो गई थी, और जो तकरीबन काफ़ी टाइम चली, यानी कि 22 अक्टूबर 1947 से लेकर के 5 जनवरी 1949 तक जो है ये फर्स्ट वार हुई हमारी इंडियन आर्मी की पाकिस्तान के साथ में, ओवर द डिस्प्यूट ऑफ द J&K, यानी कश्मीर के ऊपर जो कब्ज़ा पाकिस्तान अपना दिखा रहा था, और फिर ये जो था इंडिया जो था हम अपना क्लेम कर रहे थे, तो उसकी वजह से ये फाइट हुई। और जो ये वार शुरू हुई थी ये पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव की गई थी, लेकिन उसमें इंडियंस ने काफ़ी उसमें हौसले से उसका मुकाबला किया, और फाइनली एक यूनाइटेड नेशंस ने और दूसरी जगहों से जो था उसको जब सीज़ फायर हुई तो LOC के नाम से उसको, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से वहाँ पे बाउंड्री बना दी गई, और उसके हिसाब से काम चलने लगा। फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में, जो कि LOC को ही अभी उसको हिसाब से बॉर्डर्स जो है कंट्रोल किए जा रहे हैं। फिर 1962 में साइनो इंडिया वार हुई, जिसमें कि जो ईस्टर्न साइड के जो इलाका था उसको लेकर के इंडियन फोर्सेस ने किया था। उसमें अक्साई चीन वगैरह जो था ये इलाका था, जिसमें कि 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तकरीबन मोर देन ए मंथ ये लड़ाई रही चाइना के साथ में। फिर 1965 में 23 सितंबर 1965 को इंडिया पाक वार हुई, जिसमें भी काफ़ी मतलब ये के नुकसानात हुए, लेकिन इंडियन आर्मी जो थी वो हमेशा सबसे आगे रही और हौसले के साथ में मुकाबला किया। सबसे बड़ी बात जो थी कि वो 1972 में जब ईस्टर्न पाकिस्तान, यानी जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो इंडियन फोर्सेस ने फ़ाइट किया, तो वहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आया कि इंडियन फोर्सेस के सामने तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हथियार डाल दिए, यानी कि दे सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड दैट इज़ 93,000 इज़ ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इट वाज ए वेरी बिग विन फॉर द इंडियन आर्मी। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि इंडियन आर्मी जो है वर्ल्ड में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, यानी कि आपको USA, अमेरिका, रशिया एंड चाइना के बाद में इंडिया का नंबर आता है। तो इंडिया इज़ ए प्रेटी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इक्विपमेंट्स, मैन पावर एंड वैल्यूर, हर चीज़ के लिहाज से इंडियन आर्मी जो है वो बहुत आगे है। अब देखते हैं कि इंडियन आर्मी में क्या वजह है और क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, आर्मी जो है एक सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन लाइफ देती है, और हर काम को करने का एक तरीक़ा सिखा देती है, और उसमें ज्वाइन करना एक मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, और फिर डायरेक्टली नेशन को सर्व करने का मौका मिलता है। यानी कि उसमें कोई बीच में बात नहीं है, आप यूनिफॉर्म पहन करके अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं, और किसी भी किस्म के एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये इसमें ये देखा जाता है कि ऑफिसर्स ख़ास तरीके से दे प्ले ए वेरी प्रोमिनेंट रोल। इसका सिलेक्शन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, और जो लोग वाकई इसमें शामिल होना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी को, तो वो उनके लिए कुछ तरीक़े हैं, और मैंने जो इसको बताया कि तकरीबन 14 वेज़ ऐसे हैं जहाँ से आप इंडियन आर्मी को एट मुख्तलिफ़ एज लेवल्स पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बहुत से तरीक़े हैं, और सबसे बढ़िया तरीका मैं एक एक करके थोड़ा सा सबको टच करके हम चलेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इंडियन आर्मी में किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है। यानी कि नंबर 1 पे हम लेंगे NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे में खड़गवासला में वाक़ है, और इसका एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 मरतबा होता है, और 12th पास के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और इसमें एज जो है 16.5 19.5 ईयर्स जो है इसकी एज है,
जो, और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो हैं दे कैन ओनली अप्लाई फॉर एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इसकी ट्रेनिंग जो है वो 3 साल की रहती है खड़गवासला में, और ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में 1 साल की ट्रेनिंग जो है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में की जाती है। यहाँ पर जो बच्चे 10+2 का एग्ज़ाम देते हैं वो किसी भी स्ट्रीम से हों, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, तीनों स्ट्रीम के बच्चे जो हैं आर्मी के लिए एलिजिबल हैं, जबकि एयरफोर्स और नेवी में फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स का होना कंपलसरी है। लेकिन आर्मी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसका सिलेबस है वो ये है कि मैथ्स में आपको जो है काफ़ी कंट्रोल और काफ़ी महारत होनी चाहिए, मैथमेटिक्स जो है, और इसके साथ में यह जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें कि इंग्लिश एक टेस्ट होता है और दूसरे भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर उनकी तैयारी आप 2-3 महीने अच्छे से लग के कर लेते हैं तो इसको एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। हालांकि इसकी जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ रहता है, और इन द सेंस कि तकरीबन 4 से 4.5 लाख बच्चे जो है हर साल इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, और इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए होते हैं लेकिन कुछ हज़ार, लेकिन फाइनली जो SSB पास करने के बाद में जो बच्चों की स्ट्रेंथ बची है वो 300 से 500 के बीच में बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं और फाइनली NDA की ट्रेनिंग के लिए जा पाते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो रिटन एग्ज़ाम जो है पास करने के जो तकरीबन है वो 7 से 8 हज़ार बच्चे, जो 4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से 7 to 8,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। उन 7 to 8,000 बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं NDA के रिटन एग्ज़ाम में, उनको SSB के लिए बुलाया जाता है। SSB कहते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वो इंशाल्लाह मैं लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा कि क्या है। और वहाँ से जो बच्चे रिकमेंड होते हैं तो फाइनली मेरिट में जो है वो 300 to 500 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली दे आर सेंट टू NDA फॉर ट्रेनिंग, और उनका जो है दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ करियर। और ये NDA में तीनों सर्विसेज के लिए इनरोलमेंट किया जाता है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए NDA में सिलेक्शन किया जाता है, जिसकी वैकेंसीज़ हर साल वेरी करती हैं कि कभी किसी में 150 होती हैं, किसी में 200 होती हैं, और इस तरीके से ये तकरीबन 400-500 जो कैंडिडेट्स हैं वो NDA में सिलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा एग्ज़ामिनेशन होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, यानी कि CDSE, और ये भी एग्ज़ाम जो है साल में 2 मरतबा किया जाता है, यानी कि फरवरी-मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है और दूसरा नोटिफिकेशन होता है अक्टूबर एंड नवंबर में। यानी कि SSB, और फिर इसमें जो रिटन एग्ज़ामिनेशन में पास कर जाते हैं उनको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स करने के बाद में अगेन उनको भी SSB के लिए बुलाया जाता है। ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है उसको पास करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कि वेदर यू हैव द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ और नो, एंड इफ़ यू पॉसेस दोज क्वालिटीज़, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, तो वहाँ से जो बच्चे पास होते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं दे कम इनटू द मेरिट लिस्ट एंड दे प्रोसीड फर्दर फॉर द ट्रेनिंग। तो इसमें जो आर्मी के लिए जो बच्चे होते हैं उसकी CDS की जो एज लिमिट है वो 19 से 23 साल तक है, 19 to 23 years of age they can apply, and their training is conducted at IMA, Indian Military Academy, देहरादून। एंड इसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग जो है OTA में होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, और उनकी एज भी जो है 19 to 25 ईयर्स जो है उनकी एज रहती है। थर्ड नंबर पे जो आता है टेक्निकल एंट्री स्कीम, यानी TES, और इसमें जो है इंजीनियरिंग और टेक्निकल ब्रांच के लिए एग्ज़ाम होता है। इसका एग्ज़ाम भी साल में 2 मरतबा होता है, यानी कि ट्रेनिंग जो है इसकी 5 साल की होती है, और 10+2 अगर आपने PCM में 70% मार्क्स हासिल किए हैं एंड आपकी एज बिटवीन 16.5 to 19.5 तक है तो यू कैन अप्लाई, एंड इन दिस ऑल्सो ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द इंजीनियरिंग ब्रांच। इसमें 4 साल के इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी 1 साल की जो ट्रेनिंग है वो OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है, और 4 साल की ट्रेनिंग जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है पुणे में, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग की जाती है। इसके बाद में 4 नंबर पे आता है आपका यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, यानी कि इसमें जो जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया है, यानी कि BE या BTech ग्रेजुएट्स जो हैं और उनकी एज 18 to 24 ईयर्स के बीच में है, तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री, और उसमें भी अगेन
एग्ज़ाम हैज़ टू बी थ्रू SSB, लेकिन जिनकी डिग्री है और जिन्होंने डिग्री का एग्ज़ाम दिया हुआ है, फाइनल ईयर में है या पास कर चुके हैं और इसी एज क्राइटेरिया में बैठते हैं, तो दे कैन अप्लाई. सो दे विल बी कॉल्ड फॉर द SSB, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग द SSB दे आर सेंट फॉर द ट्रेनिंग टू IMA देहरादून फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़. इसके बाद में जो 5वें किस्म की एंट्री है वो है आपकी TGC, यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स. इसकी भी साल में 2 मरतबा जो है एग्ज़ाम होते हैं, मई जून में एंड नवंबर एंड दिसंबर में. इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं दे कैन अप्लाई, और एज जो है वो 20 to 27 ईयर्स ऑफ एज होती है. और या पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स के लिए भी इसमें सिलेक्शन किया जाता है, जिनकी एज जो है 23 to 27 ईयर्स ऑफ एज रहती है. तो और नंबर 6 में आपका आता है SSC टेक्निकल एंट्री फॉर मेन, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री जो है वो मेन के लिए होती है. शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये है कि दे आर गिवन द कमीशन फॉर 10 ईयर्स इनिशियली, और 10 ईयर्स के बाद में उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो वो 10 ईयर्स के बाद में सर्विस छोड़ सकते हैं, या फिर वो अपना जो है 10 ईयर्स के बाद में परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर तीसरी चीज़ ये है कि वो 4 ईयर्स का एक्सटेंशन ले सकते हैं. तो समहाउ इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन. और इसमें स्पेशल एंट्री जो रहती है, स्पेशल शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, वो 10 to 14 ईयर्स का रहता है. ऑन कंप्लीशन ऑफ ये 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं इसके, और इसमें जो है मैरिड एंड अनमैरिड दोनों टाइप के कैंडिडेट्स जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं. 7 नंबर पे आपका आता है SSC टेक्निकल एंट्री वीमेन स्पेशल एंट्री फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, यानी कि जिन्होंने BE BTech किया हुआ है और उनकी एज जो है 20 to 27 ईयर्स ऑफ एज है, एंड ओनली अनमैरिड वीमेन कैन अप्लाई इन दिस. तो ये लेडीज़ के लिए है, लेकिन जो अनमैरिड हैं तो दे कैन ओनली अप्लाई फॉर स्पेशल एंट्री फॉर द लेडीज़. तो इस तरीके से ये एक तरीका है, 7th तरीका, जिसमें कि आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं. फिर आता है NCC स्पेशल एंट्री नेशनल कैडेट कोर्स. जिन लोगों ने NCC का किया हुआ है, NCC का सर्टिफिकेट्स उनके ABC या जो भी सर्टिफिकेट है उनके पास, तो ये उनके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन का जगह निकलती है. और इसकी जून एंड दिसंबर यानी कि साल में 2 मरतबा इसके नोटिफिकेशंस आते हैं. और C सर्टिफिकेट वालों को प्रेफर किया जाता है, मिनिमम B ग्रेड इस पर चाहिए. और एज जो है इसकी 19 to 25 ईयर्स ऑफ एज होती है. इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो है दे कैन अप्लाई फॉर द NCC स्पेशल एंट्री स्कीम. फिर इसके बाद में जो आता है JAG एंट्री, यानी कि जज एडवोकेट एंट्री जनरल ब्रांच के लिए इसमें होते हैं. जो जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर दिस. LLB में कम से कम मिनिमम 55% मार्क्स उनको चाहिए. अगर उनके पास 55% मार्क्स हैं और एज जो है 21 to 27 ईयर्स ऑफ एज के ग्रुप में आप बैठते हैं, तो देन दे कैन अप्लाई फॉर जज एडवोकेट जनरल की ब्रांच के लिए. और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. फिर इसके बाद में आता है ACC एंट्री आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री. ये बेसिकली जो सर्विंग आर्मी पर्सनल हैं ये उनके लिए अप्लाई होता है, जो ऑलरेडी सर्विस में है और कम से कम 2 ईयर्स की उनकी आर्मी की सर्विस हो चुकी है, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. यानी कि इसका नोटिफिकेशन जो है मार्च एंड अगस्त में इसका 2 बार में नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है. और इसकी 4 साल की ट्रेनिंग है, 3 ईयर्स एंड 1 ईयर इन IMA. तो 10+2 ईयर्स आर्मी सर्विस इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जिन्होंने 10+2 12th पास किया हुआ है और 2 साल की आर्मी की सर्विस हो गई है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस. एंड एज क्राइटेरिया जो है 20 to 27 ईयर्स ऑफ एज दे कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री. 11th नंबर में आएगा आपका SCO एंट्री, यानी कि स्पेशल कमीशन ऑफिसर एंट्री. इसमें भी यानी कि जो ऑलरेडी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं और JCO रैंक के हैं या NCO हैं या OR रैंक्स के हैं, सोल्जर्स हैं, तो ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इफ़ दे हैव द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया. यानी कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो भी अप्रैल एंड जुलाई में आता है. और 10+2 + 5 ईयर्स ऑफ सर्विस इन आर्मी, जिन्होंने 5 साल की सर्विस हो गई है आर्मी में और 10+2 पास किया हुआ है,
सो दे कैन अप्लाई फॉर दिस टाइप ऑफ कमीशन। और इसमें एज का रिलैक्सेशन ख़ास है कि जो एज जो है जिनकी 28 to 35 ईयर्स ऑफ एज है, दे आर एलिजिबल एंड दे कैन अप्लाई फॉर दिस। फिर इसके बाद में 12th नंबर पे आता है आपका PCSL एंट्री, यानी परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट। यानी कि इसमें सिर्फ JCO, NCO एंड OR जो ऑलरेडी सर्विंग पर्सनल हैं, लेकिन जिनकी एज जो है अबव 40 ईयर्स हो गई है एंड मिनिमम सर्विस 10 ईयर्स हो गई है, सो दे कैन अप्लाई। ये मतलब एक अलग से सिलेक्शन का और प्रमोशन टू ऑफिसर रैंक के लिए ये आर्मी जो है अपॉर्चुनिटी देती है अपने सर्विंग पर्सनल के लिए कि वो इसको यूज़ करें और इसमें कमीशन हासिल कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल एंड जुलाई में आता है और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10+2 होना कंपलसरी है। आर्मी में पढ़ाई के बहुत से मौके मिलते हैं, स्पोर्ट्स के भी बहुत चांसेस मिलते हैं, तो इसके लिए बेहतर है कि जो भी आर्मी ज्वाइन करें या वहाँ पे सर्विस कर रहे हों तो वो दे कैन कंटिन्यू विद देयर एजुकेशन एंड दे कैन कीप स्टडिंग फर्दर। इसके बाद में आता है आपका टेरिटोरियल RB परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट। ये जो है सर्विस जो होती है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है और ये बैकअप टू इंडियन आर्मी के तौर पे काम करती है। इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं दे कैन अप्लाई, और लेकिन इसकी एज जो है वो काफ़ी रिलैक्स्ड रखी गई, यानी कि 18 ईयर्स से लेकर के 42 ईयर्स की एज तक जो टेरिटोरियल आर्मी है और जो लोग आर्मी में सर्व करना चाहते हैं दे कैन अप्लाई इन दिस, बट ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आर्मी में इंडियन रैली जो होती है उसमें किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सोल्जर। तो एज ए सोल्जर ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आता है आपके लिए जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज़, यानी कि इसमें एज 17.5 से लेकर के 21 साल की एज होना चाहिए और सिर्फ 10th क्लास पास जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर दिस ब्रांच, जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि पहले इसका रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट में जो लोग बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उसमें इंग्लिश और मैथ्स का हल्का सा टेस्ट रहता है, उनको फिर फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बारे में भी मतलब जो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उनको फिर फर्दर आर्मी के जो मेडिकल है उसमें पास होना पड़ता है। तो जनरल ड्यूटी में मेनली जो फाइटिंग का काम है, यानी कि जो गन लेकर के फाइट करना है, या कमांडोज का सिलेक्शन जो है वो जनरल ड्यूटी के लोगों में से ही किया जाता है। जो ये आर्म्ड पर्सनल जो होते हैं 10th पास क्वालिफिकेशन इनकी चाहिए होती है, तो इनको मेनली फाइटिंग के लिए, इन्फेंट्री के लिए ट्रेन किया जाता है और यहीं से लोगों को सिलेक्शन करके उनको आर्मी की जो कमांडो फोर्स वगैरह है तो वहाँ के लिए भी इनको इनरोल किया जाता है। इसके बाद में जो है दूसरा जो इसमें पोस्ट निकलती है वो क्लर्क स्टोर कीपर्स की निकलती है। इसमें एज में थोड़ा रिलैक्सेशन है कि 17.5 से लेकर के 23 ईयर्स ऑफ एज तक के लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 10+2 इसमें पास होना कंपलसरी है किसी भी स्ट्रीम से, और मिनिमम पास परसेंटेज जो है इसकी 60% होना चाहिए। हालांकि 10th में पासिंग परसेंटेज की कोई कैद नहीं है, जो 10th पास के लिए जनरल ड्यूटी के लिए जो अप्लाई करते हैं सोल्जर के लिए, तो उनके लिए कोई कैद नहीं है कि कितनी परसेंट हो, सिर्फ पासिंग मार्क्स भी अगर हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। लेकिन क्लर्क एंड स्टोर कीपर के लिए जो है इनको 12th पास होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से हो तो ये उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो आता है वो आपका आता है टेक्निकल एंट्री, यानी कि एज इसमें भी 17.5 से 23 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए और PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में मिनिमम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर 50% मार्क्स नहीं होंगे तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं और इनको लेकर के फिर एज ए टेक्नीशियन, एज एन इंजीनियर जो है वहाँ पे आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है और जो कि वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन, क्योंकि हर किस्म के लोगों की वहाँ पे खपत है और काम भी है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रक्स हैं, बसेस हैं और जो टेक्निकल काम हैं, गन्स हैं, उनको रिपेयर करने का और उसको ठीक करने का काम जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का रहता है। इसके बाद में जो है आपका नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि मेडिकल असिस्टेंट जिनको बोला जाता है, उनका सिलेक्शन होता है। उनकी एज जो है 17.5 से लेकर 23 ईयर्स ऑफ एज होती है, 10+2 पास होना चाहिए। लेकिन इसमें PCM की जगह यहाँ पे PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में
उनके मार्क्स 50% होना चाहिए। और इसके लिए भी उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है और फिर एज ए मेडिकल असिस्टेंट यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट के हिसाब से उनको हॉस्पिटल्स में और दूसरी जगहों पे इनकी जो है तैनाती की जाती है। फिर इसके बाद में आता है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन जो है उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है 8th पास हैं या 10th पास हैं या ITI वगैरह उन्होंने किया हुआ है, तो उनको दे कैन अप्लाई फॉर द ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में क्या है कि इसमें एज जो है 17.5 से 23 ईयर्स है। और ट्रेड्समैन का काम जो है जैसे कॉबलर हो गया, आपका बार्बर है, या इस किस्म के जो छोटे मोटे काम हैं, शॉफर्स हैं या आपके वेटर्स वगैरह हैं, तो इस किस्म के काम जो आर्मी में रहते हैं तो ये काम उसके लिए किया जाता है। लेकिन इसमें हर किस्म की फैसिलिटी जो है आर्मी पर्सनल की वो इनको मिलती है। इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, गन वगैरह भी चलाना सिखाया जाता है। तो ये इनकी एक अलग से चीज़ जो है वो ट्रेड्समैन के लिए जो 8th पास हैं, 10th पास हैं या ITI पास हैं, सो दैट दे कैन डू इट, दे कैन अप्लाई फॉर द ट्रेड्समैन जॉब। और एज उनकी 17.5 से 23 ईयर्स ऑफ एज जो है इतनी काफ़ी है। इसके बाद में जो है एक स्पोर्ट्समैन का कोटा रहता है। स्पोर्ट्समैन में आपको जो है एज जो है 17.5 से 23 ईयर्स होना चाहिए। पहले स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या कोई मेडल आपने जीता हुआ है तो वो चल जाता था, लेकिन अभी इस किस्म का नहीं चलता है, बल्कि आपको नेशनल में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और फर्स्ट 3 कैटेगरी में आना चाहिए। यानी कि आपको गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल्स जो है वो आपने, अगर इंडिविजुअल इवेंट्स आप खेलते हैं, टेनिस है या कोई ऐसा गेम जो आप इंडिविजुअली रेफ़र करते हैं वो खेल रहे हैं, और अगर टीम वर्क है आपका यानी कि क्रिकेट है या हॉकी है या फुटबॉल वगैरह है, तो उसमें आपकी टीम जो है सेमीफाइनल में भी आपको 3rd रैंक तक आपको उसको क्वालिफाई किया हो, तो वो लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। दे कैन अप्लाई फॉर दिस and there is no written examination for sportsmen. They are directly called based on their certificates, achievements, whatever they have, and then they are given the training। उसके बाद में ट्रेनिंग पे भेजा जाता है कि स्पोर्ट्स की ड्यूटीज़ के लिए। और NCC सर्टिफिकेट जिनके पास है, अगर C सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, उनको इजीली पास हो जाते हैं। और 100 में से 32 मार्क्स जो है होना उनका कंपलसरी होता है। इसके बाद में जो ये रिटन टेस्ट करने के बाद में जो बच्चे, इसमें रैली के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उनको फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, जिसमें 1600 मीटर्स की रेस होती है, यानी कि 1.6 किलोमीटर्स रनिंग रहती है, जिसको कि 5 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। हालांकि इसमें जो ग्रुप ए यानी कि 5 मिनट 30 सेकेंड्स में जो बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं ये 1.6 किलोमीटर की रेस, तो उनको ग्रुप ए दिया जाता है, जो 30 से लेकर 45 सेकेंड तक यानी कि 5 मिनट्स 45 सेकेंड के बीच में करते हैं, तो उनको ग्रुप बी में दिया जाता है। और जो लोग इसके बाद में कंप्लीट करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1600 की जो रेस है, 1600 मीटर्स की रेस, दैट प्लेज ए मेजर रोल विद योर स्टेमिना एंड रनिंग स्टेप्स। तो रैली में जाने से पहले अगर 2-4 महीने पहले से रनिंग की प्रैक्टिस कर ली जाए और टाइमिंग सेट करके देख लिया जाए कि आप 5 मिनट 45 सेकेंड्स के अंदर 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर अगर आप रन कर रहे हैं तो यू कैन क्वालिफाई द रेस। फिर इसके बाद में सेकेंड टेस्ट होता है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में पुलअप्स। इसमें एज मेनी एज पुलअप्स, कम से कम 10 पुलअप्स तो करना ही पड़ते हैं और मिनिमम 6 पुलअप यानी कि इतना होना चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देन यू गेट द मार्क्स। फिर लॉन्ग जंप होती है। लॉन्ग जंप में आपको कम से कम 9 फीट का एरिया जो है वो जंप करना पड़ता है और इससे ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कुछ मार्क्स वगैरह का नहीं है। फिर इसके बाद में जिग जैग बैलेंस करना आपको आना चाहिए, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर दिया जाता है लकड़ी का छोटा सा, उसके ऊपर आपको जिग जैग पोजीशन में तेज़ी के साथ में बैलेंस करना होता है। तो ये कुछ टेस्ट रहते हैं छोटे से थोड़े से फिज़िकल फिटनेस के लिए। इसका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है। मेजर अगर देखा जाए तो सिर्फ रनिंग रेस है जो कि 1600 मीटर की है और 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है, और दूसरे आपके पुलअप्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप बहुत आसानी के साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, और जितने भी नौजवान लड़के हैं इतना काम तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिज़िकल फिटनेस प्लेज ए मेजर रोल इन द आर्मी, तो फिज़िकली तो आदमी को फिट होना ही चाहिए।
फिर इसका तीसरा स्टेप जो है वो मेडिकल है, और मेडिकल जो जाहिर सी बात है कि जो हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा है। एरियाज़ के हिसाब से, यानी कि जो अगर हिल एरिया है तो वहाँ पे रनिंग रेस में भी टाइम का कंसेशन दिया जाता है, इवन हाइट में और दूसरी चीज़ों में भी कंसेशन दिया जाता है। इसी के साथ में जो चेस्ट फुलाने की कंडीशन है वो ये है कि आपको जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर यू शुड बी एबल टू एक्सपैंड, यानी कि आप जब हवा अंदर सीने में लें तो यू शुड बी एबल टू एक्सपैंड योर चेस्ट बाय 5 सेंटीमीटर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सम ऑफ द मेजर बेसिक पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड टू जॉइन इंडियन आर्मी, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन लुक फॉर द नोटिफिकेशंस। जनरली मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स जो हैं वो साल में 2 मरतबा होते हैं, और अगर इसमें आप थोड़ी सी तैयारी करके या कुछ बुक्स वगैरह भी जो अवेलेबल हैं मार्केट में उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। इवन सब प्राइवेट कोचिंग्स जो हैं वो भी मुख्तलिफ़ जगहों पे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हैं, ख़ास करके पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं, दिल्ली में भी हैं, और यहाँ हमारे महाराष्ट्र में भी, पूना और दूसरे इलाकों में भी काफ़ी इस किस्म की कोचिंग्स हैं जो आपको एसएसबी के लिए या दूसरी और एग्ज़ाम के लिए जो है आपको ट्रेनिंग देते हैं। एक रिटन एग्ज़ाम में भी आपको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ तक कि एनडीए एग्ज़ाम की भी कोचिंग आपको दी जाती है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन अप्लाई, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड टेक 1 or 2 years ऑफ कोचिंग टू क्वालिफाई एनडीए और सीडीएसई एग्जामिनेशन, एंड इट इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन आपको डिटरमिन्ड होना चाहिए कि आप इसको अप्लाई करके डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं। So that is the end of my talk for Indian Army, inshallah. Thank you very much.